प्यारे बच्चों, मूवमेंट लोकोमोशन के सेकेंड लेक्चर में हम स्केलेटल मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में तीन तरह के जो मसल फाइबर्स होती हैं, कार्डियक मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर और स्मूथ मसल फाइबर, उसमें क्या डिफरेंस है वो क्या था। लेकिन अब हमें जो डिटेल्स करनी है वो स्केलेटल मसल के बारे में करना है, क्योंकि स्केलेटल मसल ही मेन मसल्स है हमारी बॉडी का जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो स्केलेटल मसल फाइबर को थोड़ा हमें डिटेल में करना है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मसल फाइबर, ये देखो ये स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर। तो मसल फाइबर जो होता है ना, स्केलेटल मसल फाइबर, वो बंडल्स में होते हैं। ये जो बंडल आप देख रहे हो, ये बंडल, दिस बंडल इज कॉल्ड, बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड फेसिकल्स। तो पहला हमने क्या सीखा कि मसल फाइबर्स आर फाउंड इन बंडल्स एंड दिस बंडल्स ऑफ मसल फाइबर आर कॉल्ड एज द फेसिकल्स। अब ये जो फेसिकल्स है, देखो बहुत सारे फेसिकल्स बने हुए, बहुत सारे मसल फाइबर्स बने हुए, तो ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। और उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? फैसिया। ये जो आप बंडल देख रहे हो ना, ये आपस में जो बीच बीच में है कोलेजिनस फाइबर होता है जो इसको कनेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैसिया। और एक बंडल के अंदर, ये एक बंडल है, इसमें देख लो ये सारे मसल फाइबर्स, ये सारे मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स आर फाउंड इन बंडल्स, बंडल्स को हम क्या बोल रहे हैं? फेसिकल्स बोल रहे हैं। और एक बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं एंड बंडल्स आर ज्वाइंट बाय कोलेजिनस मसल फाइबर, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिया। ठीक है। अब एक मसल फाइबर जो होता है ना, दैट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। मसल फाइबर एक सेल के करस्पॉन्डिंग होता है। तो मसल सेल को हम क्या बोलते हैं? एक मसल सेल को हम मसल फाइबर बोलते हैं। अब मसल एक सेल है, तो सेल के अंदर वो सारी चीजें होंगी। जैसे मसल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एक कोई सेल को सेल करने के लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है ना। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं। देखो ये याद रखना कि सार्को वर्ड जब हम यूज करते हैं तो वो मसल के लिए यूज करते हैं। तो मसल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोलेंगे। मसल के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। और मसल फाइबर जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है वो सिंसाइटियम होता है, सिंसाइशियल कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। बाकी के जो दो मसल फाइबर होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड। मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सब में देख लो सार्को वर्ड लगा हुआ है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन यहीं पर स्टोर होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में ना कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो इंपॉर्टेंट रोल यही है कि वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कैसे करता है वो आगे हम देखें। एक और सार्को वाला टर्म तुम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तुम जान सकते हो कौन सा है? सार्कोसोम, सार्कोसोम्स। तो जो सार्कोसोम्स है मसल की माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ना मसल फाइबर में ही डिस्कवर हुआ। ठीक है। तो सार्कोसोम इसके पार्ट को कहते हैं। अब एक मसल फाइबर तो हमने देख लिया कि मसल फाइबर स्ट्रक्चरल यूनिट है। लेकिन एक मसल फाइबर के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर बहुत फाइन से फाइब्रिल्स होते हैं। ये फाइन फाइन से फाइब्रिल्स होते हैं। इन फाइन फाइब्रिल्स को हम या तो मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, जिसे ये लिखा हुआ है, या फिर मायोफिलामेंट कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एक मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मेनी मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स। और अब एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, एक मायोफाइब्रिल का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें इसका जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्रिएटेड होता है। अभी बताया था हमने, तो अगली क्लास में, पिछली क्लास में बताया था कि मसल फाइबर क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड होते हैं। तो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, इसीलिए इसको स्ट्राइप्ड कहते हैं। और ये जो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है वो
स्टेटेड अपीयरेंस होता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, मेन प्रोटीन, एक को हम कहते हैं एक्टिन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि इनका जो स्टेटेड अपीयरेंस होता है वो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। अब जैसा हमने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि स्केलेटल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर में को स्टेटेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड होता है। ऑल्टरनेट लाइट बैंड होता है और डार्क बैंड होता है। अभी हम अगले पेज पर इसके डायग्राम देखें। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है लाइट बैंड। लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं या आइसोट्रॉपिक कहते हैं, और डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं या एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। अब इसका मतलब हमें समझना है कि आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है और एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम, ये जो है ना बेटा, ये लाइट बैंड है। ये लाइट बैंड तुम देख लो। इसके बाद ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। ये लिखा है ना, लाइट बैंड इज आई बैंड। ये लाइट बैंड है और ये क्या है, ए बैंड। तो आई और ए का मतलब पहले समझते हैं। लाइट बैंड इज आइसोट्रॉपिक टू पोलराइज्ड लाइट। आप ना पोलराइज्ड लाइट को कहीं से भी पास करो, कहीं से भी पास करो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। आई का मतलब आइसोट्रॉपिक। जब पोलराइज्ड लाइट को पास करा हुआ आइसो है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा चाहे आप कहीं से भी लाइट को पास करो। लेकिन ए बैंड का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट को पास कराओगे ना, जब लाइट को यहाँ से पास कराओगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होगा। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इसका कारण क्या है? इसकी जो डार्कनेस है एक जैसी नहीं। देखो सेंटर में थोड़ा सा लाइटर जोन है, तो यहाँ से लाइट को पास कराओगे ना तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा, और यहाँ से पास कराओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा। तो इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट planes. That's why called anisotropic. It has same refractive index in all planes. That's why called isotropic. तो आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक का मतलब समझ लिया हमने। लाइट बैंड क्या होता है बेटा? ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड इज आइसोट्रॉपिक, डार्क बैंड इज एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। नाउ जो एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट है उसको थिन फिलामेंट भी कहते हैं, और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जो बीच वाला है ये मायोसिन है और ये जो है वो एक्टिन है। तो एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट कहते हैं। मायोसिन फिलामेंट ज़्यादा थिकर होता है, दैट्स व्हाई इट इज थिक फिलामेंट। और एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो थिन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थिन फिलामेंट। एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि शायद मिस्टेक है एनसीईआरटी में, क्योंकि डायग्राम में आप देखो कि लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड कॉल आई बैंड। मतलब ये लिखते हैं कि लाइट बैंड में खाली एक्टिन होता है, इसको लाइट बैंड कहते हैं। और फिर लिखते हैं कि डार्क बैंड में एनाइसोट्रॉपिक इट कंटेन्स मायोसिन। ये सही नहीं है। डार्क बैंड आप डायग्राम में देखो, ये है ना डार्क बैंड, ए बैंड, ये एक्टिन है और ये क्या है, मायोसिन। तो डार्क बैंड में दोनों चीज होता है, दोनों प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन भी होता है और मायोसिन प्रोटीन भी होता है। लेकिन ये जो लाइट जोन, ये वाला जोन, ये वाला, इस वाले जोन को देखो, है ना लाइट जोन, आई बैंड जिसको मैं लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं भी मायोसिन है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो एक्टिन भी है और मायोसिन। तो डार्क बैंड में दोनों तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन भी होते हैं, मायोसिन भी होते हैं। लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसका फर्दर स्ट्रक्चर, यहाँ से हम इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या देखा कि लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क। लाइट बैंड को हम क्या बोल रहे हैं? लाइट बैंड को हम आई बैंड कह रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ये हमने बताया। अब लाइट बैंड के सेंटर से, ये जो सेंटर, लाइट बैंड के सेंटर से, या यहाँ भी देख लो ये वाला, लाइट बैंड के सेंटर से
एक थिन डार्क लाइन पास हो रहा है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। जेड लाइन जो होता है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन है। जेड लाइन, ये याद रखना, जेड लाइन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ये लाइट बैंड के बिल्कुल सेंटर से पास होता है, बिल्कुल सेंटर से पास होता है। और देखो कि थिन फिलामेंट जो है ना फॉर्मली इसी के साथ, जेड लाइन के साथ अटैच्ड है। ये जो जेड लाइन है वो थिन फिलामेंट को या आई बैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सेक्शन है और ये सेक्शन, दो सेक्शन। तो ये तो हो गया लाइट बैंड का स्ट्रक्चर। अब ये पूरा जो ए बैंड है, ये पूरा ए बैंड का स्ट्रक्चर देखो कैसा, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देखो। ये ए बैंड को यहाँ पर डार्क बैंड कहते हैं। लेकिन डार्क बैंड की जो डार्कनेस है वो एक जैसी नहीं है। डार्क बैंड की जो डार्कनेस है वो एक जैसी नहीं है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो रिलेटिवली लाइट है, और जो रिलेटिवली लाइटर जोन है, ये लिखा है ना एस जोन, यही एस जोन है। लेकिन एस जोन का फॉर्मेशन क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि साइड वाला जो पार्ट डार्क क्यों दिखता है? डार्क इसलिए दिखता है, यहाँ पर थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। तो ये एरिया क्या दिखेगा? ज्यादा डार्क दिखेगा। ओवरलैपिंग हो रही है ना यहाँ पर थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की। यहाँ पे देखो ये डार्क जोन है, ये वाला, ये वो एरिया है जहां पर मायोसिन और एक्टिन ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पर खाली मायोसिन, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये एरिया थोड़ा लाइट सा दिखेगा नॉन ओवरलैपिंग के कारण। इस लाइटर जोन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइटर जोन को एच जोन बोलते हैं। जो सेंट्रल वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे। ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे। तो एच जोन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड के सेंटर में एच जोन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एच जोन जो प्रेजेंट होता है सेंटर में, एच के सेंटर से भी एक लाइन पास होती है। यहाँ पर बिल्कुल आप देखोगे ये वाला, ये एच जोन के सेंटर से एक लाइन पास होती है। ये मेम्ब्रेनस या फाइब्रस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस लाइन। और ये बिल्कुल मिडिल से पास हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एम लाइन। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चों? कि एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, एक मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं या मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। मायोफाइब्रिल क्या है? एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स। एक मायोफाइब्रिल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑल्टरनेट लाइट डार्क इस तरह से। लाइट जो जोन है उसमें खाली एक्टिन होता है, डार्क में एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है। और जहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों होता है वो एरिया ज्यादा डार्क है। जहां पर खाली मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, वो एरिया कम डार्क है। लाइट जोन के सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको जेड लाइन नहीं, और यहाँ पर जो एस जोन के सेंटर से पास होता है उसको एम लाइन। एम लाइन फाइब्रस है, जेड लाइन इलास्टिक। तो और एक चीज और, कि ये जो सार्कोमेयर लिखा हुआ है, सार्कोमेयर, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। तो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। जो कि मसल का फंक्शनल यूनिट, मसल के फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। तो ये एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर हो गया, एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो मसल के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, टीन फिलामेंट, माइसिन फिलामेंट, थोड़ा इनके बारे में करेंगे आज के लेक्चर में, हम यहीं तक करेंगे। फिर अगले लेक्चर में मसल कॉन्ट्रैक्शन को कवर करेंगे। ये हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो अभी हमने क्या कि दो तरह के फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट किसको कहते हैं? एक्टिन को कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट। तो इसमें क्या क्या चीज होता है, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। यहाँ जो थिन फिलामेंट है इसमें तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जो आपके सामने डायग्राम में तीन अलग अलग कलर से दिखा रखा है। एक है एफ एक्टिन। एफ का मतलब फिलामेंटस या फाइब्रस एक्टिन। ये गोल गोल देख रहे हो, ये इसका मोनोमेरिक, ये पॉलीमर है। एफ एक्टिन इज पॉलीमर। और इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है उसको हम कहते हैं जी एक्टिन। जी का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन, ये ग्लोबुलर एक्टिन।
और बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन यदि पॉलीमराइज हो जाए तो फिलामेंटस या फाइब्रस एक्टिन बन जाएगा। तो थिन फिलामेंट में दो हेलिकली हेलिकली बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। देख रहे हो हेलिकल है, ये ग्रीन कलर वाला जो आप देख रहे हो एफ एक्टिन, टू होते हैं फिलामेंटस एक्टिन। उसी तरह से पूरे लेंथ तक इसके साथ साथ एक और दूसरा प्रोटीन रन करता है, जिसको हम ट्रोपोमायोसिन, ये भी, इसकी भी दो हेलिक्स है। तो फिलामेंट एफ एक्टिन की भी दो है, ट्रोपोमायोसिन की भी दो है। लेकिन एक जो स्ट्रक्चर है ट्रोपोनिन, ये जो ट्रोपोनिन है ये पूरा उसके पैरेलल रन नहीं करता, कहीं कहीं जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इस ट्रोपोनिन में देखो तीन सब यूनिट हो, ये तीन सब यूनिट, जैसे एक हमने ये बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे तीन सब यूनिट बना। इन तीन सब यूनिट में है ना, थोड़ा जानना जरूरी है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी? इसको हम आई कहते हैं, आई सब यूनिट, इसको सी सब यूनिट कहते हैं, और इसको टी सब यूनिट। आई आई का रोल क्या है? सी का रोल है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय हमने पीछे किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम स्टोर कहाँ पर होता है? कैल्शियम स्टोर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय वो बाइंड कहाँ पर करता है? ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के किस यूनिट के साथ? सी यूनिट के साथ। आई का क्या रोल है? आई का इनहिबिटरी रोल है। ये जो ट्रोपोनिन एक्चुअली क्या होता है कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग होती है। ये एक्टिन है और मायोसिन की बाइंडिंग होती है। मायोसिन का जो हेड है ना, वो एक्टिन के जिस पार्ट के साथ बाइंड करता है ना, मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ जहां पर बाइंड करता है, उस जगह को आई इनहिबिट करके रखता है, कवर करके रखता है। जैसे मान लो कि ये मायोसिन का हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड है, मायोसिन के हेड को किसके साथ बाइंड करना है? एक्टिन के साथ बाइंड। मान लो ये एक्टिन है, एक्टिन के साथ बाइंड करना है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो जो इसकी बाइंडिंग साइट है ना, उसको ये कवर करके रखता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का कौन सा यूनिट? ट्रोपोनिन का कौन सा यूनिट? आई। आई को इनहिबिटरी साइट है, और टी का मतलब है ये ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कराता है। ये तीन तरह की सब यूनिट्स होती हैं, तीनों का रोल पता होना जरूरी है। ये हमने तीन फिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इन तीनों के बारे में जो हमने बोला, ये सारी बातें यहाँ पर इस सेक्शन में लिखी हुई है। ठीक, अब आते हैं मायोसिन के स्ट्रक्चर। मायोसिन थिक फिलामेंट, इसमें एक ही तरह का प्रोटीन होता है, इसको मायोसिन बोलते हैं। मायोसिन ये भी पॉलीमराइज प्रोटीन, पॉलीमराइज जैसे हमने किया ना कि एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ जी एक्टिन, उसी तरह से ये जो मायोसिन है, ये इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? मेरोमायोसिन बोलते हैं। मेरोमायोसिन इज मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन। और एक मायोसिन में बहुत सारे मेरोमायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक मेरोमायोसिन का, ये लिखा है ना मायोसिन मोनोमर। मायोसिन मोनोमर को क्या बोलते हैं? मेरोमायोसिन बोलते हैं। तो एक मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इसका एक हेड पार्ट, ये जो पूरा है हेड पार्ट, हेड पार्ट, और जो छोटा सा आर्म है, आर्म। तो हेड पार्ट और आर्म को मिला करके, हेड पार्ट और आर्म को मिला करके HMM बोलते हैं, हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है ना, HMM, हैवी मेरोमायोसिन। तो हैवी मेरोमायोसिन में दो पार्ट इंक्लूडेड है, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म, इसको मिला के क्या बोलते हैं? हैवी मेरोमायोसिन। हैवी मेरोमायोसिन क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हैवी मेरोमायोसिन। और जो ये वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट, ये टेल है, इसको LMM कहते हैं। LMM लाइट मेरोमायोसिन। तो लाइट मेरोमायोसिन और हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है।
ये जो हैवी मेरोमायोसिन था, जिसमें हेड और आर्म इसका इंक्लूडेड था, इसको मिला करके क्रॉस आर्म कहते हैं। क्रॉस आर्म कौन कौन से स्ट्रक्चर को इंक्लूड करता है? हेड ऑफ मायोसिन और उसके आर्म को इंक्लूड करते हैं। टेल किस में आते हैं? टेल आते हैं एलएमएम, लाइट मेरोमायोसिन। तो एलएमएम एंड एचएमएम, ये दो स्ट्रक्चर आर द पार्ट ऑफ मेरोमायोसिन, है ना। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा समझ लो कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है कि हेड, अभी हमने क्या किया था कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोसिन का जो हेड है, ये मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड करता है। तो हेड का जो पार्ट एक्टिन के साथ बाइंड करेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये याद रखना कि एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पर प्रेजेंट है? वो एक्टिन पर प्रेजेंट नहीं है, वो मायोसिन पर प्रेजेंट, मायोसिन के हेड पर प्रेजेंट है। और इसका यही वाला पार्ट एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। अब एक्टिन पर जहां पर बाइंड करेगा ना, उसी साइट को रिलैक्स मसल में ट्रोपोनिन का आई यूनिट कवर करके रखता है। ठीक है, ये याद रखना। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी का सोर्स यहाँ पर एटीपी है। एटीपी भी कहाँ पर बाइंड करेगा? एटीपी बाइंड करेगा मायोसिन के हेड पर। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, ये हेड के हेड पर एटीपी की बाइंडिंग साइट। लेकिन एटीपी के अंदर जो कंजर्व एनर्जी है, वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? एटीपी के अंदर जो कंजर्व एनर्जी है, वो रिलीज करने का जो काम है, वो काम किसका है? वो काम है एंजाइम का, एटीपेज एंजाइम का, एटीपेज एंजाइम का। और मायोसिन का जो हेड है ना, इस ये एटीपेज एक्टिविटी भी शो करता है। मतलब एटीपेज का एक्शन किस पर होगा? एटीपी पर होगा। तो एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय यूज होगी। तो एटीपेज एंजाइम की तरह बिहेव करता है हेड। तो देख रहे हो कि हेड तीन काम कर रहा है। एक तो एक्टिन के साथ बाइंड करता है, जीटीपी को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, और एटीपी को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। और एटीपी एटीपी को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो एंजाइम चाहिए एटीपेज, वो खुद ये शो करता है, एटीपेज एक्टिविटी। तो एक बार मुझे याद है कि एक सवाल आया था कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल भी है और एंजाइमेटिक भी है? तो यही है वो प्रोटीन, मायोसिन एटीपेज। मायोसिन एटीपेज, ये मायोसिन एटीपेज जो है वो मैग्नीशियम डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इसको काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। और ये एक दूसरा सवाल कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो आयन कौन कौन से जरूरी है? एक तो कैल्शियम है और दूसरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एब्सेंस में एटीपेज एक्टिविटी नहीं होगी। एटीपेज को काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत है। तो ये दो आयन मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया? हमने अ, हमने किया कि मसल्स बंडल में होते हैं, नहीं, मसल फाइबर बंडल में होते हैं। फिर बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर हैं, एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल जो है वो, उसको मायोफिलामेंट भी बोलते हैं, मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। और एक मायोफिलामेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है? फिर माइक्रो लेवल पर हमने देखा कि थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। और फिर उनका फंक्शंस भी किया कि उनका क्या रोल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने कवर किया। मसल का स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको मसल का कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। तो अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।